सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 41 बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 2 वीडियो डाला हुआ है मेरे YouTube चैनल पे और डेली लुसेंट सीरीज जो हम लोग का चल रहा है कंटिन्यू, जिसमें कि हम लोग सिर्फ लुसेंट डिस्कस करते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं ताकि लुसेंट को आसानी से पढ़ा जाए और याद किया जाए। तो डेली लुसेंट सीरीज में इससे पहले जो है इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है और इंडियन पॉलिटी का भी 7-8 वीडियो लगभग डाला हुआ और इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है। तो आप लोग मेरे लुसेंट सीरीज से जुड़ सकते हैं और इंडियन ज्योग्राफी का पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है। आप लोग को अगर देखना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग उस वीडियो को इंडियन ज्योग्राफी को देख सकते हैं। और अभी के सेशन जो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी चल रहा है उस सेशन में भी आप जुड़ सकते हैं और आसानी से लुसेंट को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। आज हम लोग 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा चैप्टर है तो 3 चैप्टर लिए हैं, तो आज हम लोग 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था वो क्या था? सर्वाधिक संपन्न राज्य था बंगाल। उस समय बंगाल जो था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां, नाम सुने होंगे। मुर्शीद कुली खां जो थे वो स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक थे, परंतु वह जो है नियमित रूप से मुगल बादशाह को क्या होता था? राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी जो है वो ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। मुर्शीद कुली खां अपनी राजधानी को ढाका से, पहले ढाका था जो कि ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर है मुर्शिदाबाद, वहाँ पे स्थानांतरित की। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन कि बताइए इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो मुर्शीद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और कृषकों को तकावी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया और इसका उत्तराधिकारी जो हुआ इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। तो याद रखिएगा मुर्शीद कुली खां से क्या सब याद रखिएगा। तो मुर्शीद कुली खां एक स्वतंत्र शासक था और वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की और मुर्शीद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। तो इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो मुर्शीद कुली खां ने। और उन्होंने कृषकों के लिए तकावी ऋण यानी कि खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। किन्होंने? तो मुर्शीद कुली खां ने। और मुर्शीद कुली खां का जो उत्तराधिकारी हुआ वो उनका दामाद हुआ। कौन? तो शुजाउद्दीन हुआ। आगे देखिए, आगे है 1740 ईस्वी की गिरिया की युद्ध। गिरिया की युद्ध कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो गिरिया की युद्ध 1740 ईस्वी में। गिरिया की युद्ध 1740 में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार जो है अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। याद रखिएगा कि 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में क्या हुआ? सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार कौन बन गया? तो ये अलीवर्दी खां बन गया, बिहार का सर सूबेदार अलीवर्दी खां। चलिए आगे देखते हैं। अलीवर्दी खां नवाब बन गया। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां जो है इन्होंने क्या किया? अलीवर्दी खां मुगलों को राजस्व देना अपने शासनकाल में बंद कर दिया और इसके शासनकाल में जो है इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। बहुत अच्छा शासक बने ही अलीवर्दी खां। इन्होंने बंगाल में क्या हुआ कि सबसे पहले तो मुगलों के शासनकाल में राजस्व देना बंद कर दिया। उन्होंने अलीवर्दी खां बोला कि नहीं, हम राजस्व नहीं देंगे, बंद कर दिया इन्होंने मुर्शीद कुली खां ने। और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। मुर्शीद कुली खां के समय में बंगाल को क्या कहा जाने लगा था? भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके समय में? तो अलीवर्दी खां के समय में। और अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी हुआ वो इसका दामाद हुआ सिराजुद्दौला। नाम सुने होंगे आप लोग। तो सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां के क्या हुआ? उत्तराधिकारी हुआ। कौन? तो सिराजुद्दौला। तो फिर देखिए 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी। 20 जून 17 पूछता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुआ था। ठीक है, तो कालकोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजरी जो हुआ था ये 20 जून 1756 को हुआ था। याद रखिएगा ब्लैक होल ट्रेजरी कब हुआ था? 20 जून 1756 को
हुआ था, कालकोठली त्रासदी नामक घटना घटी और इस घटना के रचयिता जो थे वो थे जेड हॉलवेल। इसको भी कैद कर लिया था। जेड हॉलवेल जो था ये भी उसमें बंद था, इसको भी बंद किया गया था। 146 अंग्रेजों को क्या हुआ था ना कि एक कोठरी में बंद कर दिया था। तो जिसमें कि क्या हुआ था कि अगले दिन सुबह में केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। उस 23 व्यक्ति में जिंदा में एक ये जेड हॉलवेल भी थे। तो इन्होंने क्या हुआ कि इस घटना के जो रचयिता है ब्लैक होल ट्रेजरी के वो यही है जेड हॉलवेल। के अनुसार क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 व्यक्तियों में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो इस समझ सकते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजरी जो हुआ था वो 20 जून 1756 को हुआ था। और इस घटना के रचयिता जो है ब्लैक होल ट्रेजरी के वो जेड हॉलवेल, जो कि खुद उसमें कैद था, वो बच गए किसी तरह ये। तो जेड हॉलवेल उनके ब्लैक होल ट्रेजरी के रचयिता है। और इसके अनुसार जेड हॉलवेल के अनुसार जो है सिराजुद्दौला ने क्या हुआ कि 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें कि अगले दिन जो है 146 व्यक्तियों में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। उसी को ब्लैक होल ट्रेजरी के नाम से जाना गया और 20 जून 1756 ईस्वी को यह घटना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पलासी का युद्ध। देखिए बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध कब हुआ था, इसको याद रखिएगा। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। अंग्रेजी के सेनापति जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो थे वो थे सिराजुद्दौला। किसके किसके बीच हुआ था? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसमें अंग्रेज के सेनापति जो थे वो क्लाइव थे और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके बीच हुआ था लड़ाई पलासी का युद्ध? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज के जो सेनापति थे वो कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे और इधर से सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 में, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध। जिसमें क्या हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण जो है पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखिए होता क्या है कि सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर होते जा रहा था बंगाल में। ब्लैक होल ट्रेजरी हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि अंग्रेज के बीच युद्ध होता है, पलासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। तो अंग्रेज का शुरू से ही नीति रहा था फूट डालो और राज करो वाली। तो अंग्रेज मीर जाफर से संपर्क करता है और मीर जाफर को प्रलोभन देता है कि हम तुमको यहाँ का बंगाल का जो है शासक बना देंगे, तुम युद्ध में मेरा साथ दो। क्योंकि सिराजुद्दौला अच्छे शासक थे, अच्छे वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे बंगाल में। तो अंग्रेज को कहीं ना कहीं डर था सिराजुद्दौला से। तो मीर जाफर को प्रलोभन देके बोला आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको यहाँ का राजा या शासक बना दूंगा। तो मीर जाफर की जब युद्ध हुआ 1757 में, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ, तो मीर जाफर उसमें क्या करता है कि अपनी जो सेना होती है उसकी जो एक सेना थी उसको भाग लेने से मना कर दिया मीर जाफर ने। इनको साथ देना चाहिए क्योंकि ये वहाँ सेनापति था सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। तो मीर जाफर ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी को रोक लिया और उन्होंने मना कर दिया कि 1757 की जो पलासी की युद्ध हुआ उसमें भाग नहीं लेने के लिए। तो इसकी टीम जो थी, इसकी जो सेना थी मीर जाफर सहित इसकी सेना, उसमें भाग नहीं लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई। उसके बाद पलासी तो फिर क्या हुआ, जैसे ही सिराजुद्दौला की हार हुई तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। आगे देखिए पलासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही और मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। पलासी जो है भागीरथी नदी के किनारे है। याद रखिएगा कि पलासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब की क्या रही? वफादार रही। बाकी मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। और पलासी जो है ये भागीरथी नदी के किनारे है। पलासी कहाँ है याद रखिएगा, तो पलासी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे है पलासी। आगे है क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था नवाब मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर वहाँ पे यही था कि बंगाल में जो भी शासक बनेगा वो अंग्रेजों की बातों को मानेगा, अंग्रेजों को राजस्व देगा, पहुँचाएगा, कर पहुँचाएगा। तो यही उस लोग का कहना था। तो कठपुतली बन चुका था मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को भी देखा कि आनाकानी कर रहा है तो मीर जाफर को भी हटा दिया और उसके दामाद जो था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया क्लाइव ने।
क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या हुआ 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम थे, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम क्या किया, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से सीधा मुंगेर लेके चला गया, मुगदलपुर स्थानांतरित कर दिया। बिना अंग्रेज को बताए हुए मीर कासिम क्या करता है कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर देता है। वहीं पे जितना बंदूक फैक्ट्री वैक्ट्री है सारा चीज़ का बंदोबस्त करने लगा था मुझे मुंगेर में, क्योंकि वहाँ पे मीर कासिम मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था अपनी राजधानी को। तो इस तरह से देखिए बंगाल की जो राजधानी का क्रम है, पहले ढाका हो जाएगा, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ये रहा बंगाल की राजधानी का क्रम। अब आगे देखिए, आगे होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। और इस युद्ध में भी अंग्रेज क्या हुए, विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति जो था वो कौन था, हेक्टर मुनरो था। नवाब सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच और मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच जो है, इस युद्ध में भी अंग्रेज क्या हुए, विजय हुए। और इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति जो था 1764 बक्सर के युद्ध में, तो हेक्टर मुनरो इसका सेनापति था। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव था, 1764 में हेक्टर मुनरो था, इसको याद रखिएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया 41। अब हम लोग पढ़ेंगे 42, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध हम लोग पढ़ेंगे। अब उसमें एक चीज़ देख लेते हैं, और क्या है ये देख लीजिए, बंगाल के नवाब का जो क्रम है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये छूट गया था, एक सेकंड देख लीजिए। देखिए बंगाल के नवाब जो है यहाँ पे देखिए, पहले मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, और फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर, फिर निजामुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, फिर मुबारकुद्दौला। एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे 1757 में जो हुआ था क्या, पलासी का युद्ध जो हुआ था, उस समय कौन था, उन बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था। देख लीजिए मीर जाफर 1757 से 60 जो हुआ था, उस समय क्या था, मीर जाफर बंगाल के नवाब थे। क्वेश्चन पूछता है कि 1757 के समय में कौन था बंगाल के नवाब, तो मीर जाफर। और एक उससे भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के समय भी बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफर ही था। इस तरह से क्वेश्चन में आदमी कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लोग समझते मीर कासिम मार के आ जाता है ज़्यादातर लोग, क्योंकि 1764 में मीर कासिम से युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, तो इसीलिए लोग समझता है कि उस समय तो मीर कासिम से युद्ध हुआ था, तो चलो मीर कासिम मार देते, क्योंकि मीर जाफर को तो हटा दिया गया था, मीर कासिम को बना दिया गया था। तो याद रखिएगा उस समय बंगाल के नवाब जो थे मीर जाफर ही थे। 1757 के पलासी के युद्ध में भी और 1764 बक्सर के युद्ध में भी। यहाँ पे कार्यकाल भी देख लीजिए, 1763 से 1765 मीर जाफर, फिर यहाँ पे मीर जाफर 1757 से 1760 देख लीजिएगा यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले मुर्शिद खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम, मीर जाफर, फिर निजामुद्दौला, फिर सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला है 42, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। तब इसको हम लोग पढ़ेंगे 42। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, ये भी चैप्टर छोटा है, तुरंत हो जाएगा, देख लिए। 1761 ईस्वी में हैदर अली जो है, 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। तो हैदर अली में पूछता है क्वेश्चन कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था, तो याद रखिएगा 1761 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था, तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। और हैदर अली की मृत्यु जो होती है वो 1782 ईस्वी में, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। इसको याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बना, तो 1761 में। दूसरा कि हैदर अली की मृत्यु जो हुआ किस युद्ध में या कब हुआ, तो 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखिएगा कि 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु होता है। और हैदर अली का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र हुआ कौन, तो टीपू सुल्तान हुआ। अब टीपू के बारे में पढ़ेंगे। 1787 ईस्वी में, 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी को जो है श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। सबसे पहले तो श्रीरंगपट्टनम राजधानी बनाया कौन, टीपू ने। टीपू अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो श्रीरंगपट्टनम बनाया। और श्रीरंगपट्टनम में ही उन्होंने क्या हुआ, बादशाह की उपाधि धारण की, किन्होंने, टीपू सुल्तान ने। और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। और टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना।
याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है इसमें कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, पहला शासक। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य जो बना था वो टीपू सुल्तान बना था, याद रखिएगा। और ये भी पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था, तो ये भी याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान ने लगवाया था। और टीपू की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम थी। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख युद्ध है और वर्ष है और गवर्नर जनरल किसके समय में कौन था वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो पर याद रखिएगा इससे क्वेश्चन पूछता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। लुसेंट में यही सब फैक्ट है जिसको याद करना जरूरी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में हुआ था। और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था इसी में हैदर अली की मृत्यु होता है 1782 में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का काल जो था वो 1780 से 84, इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। ये याद रखिएगा। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का मृत्यु होता है और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होता है। दोनों ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होता है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होता है 1799 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। तो याद करिए इसको, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए कि इसके समय में कौन से युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम में कोई नहीं था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय, वैसे अगर इसमें याद रखिएगा तो इस समय जो था वो बेरेलास्ट करके था, गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर जनरल बेरेलास्ट मार सकते हैं आप लोग। वैसे मुख्य रूप से बोला जाता है कि वो नहीं होगा, लेकिन बेरेलास्ट उस समय था, तो ये याद रख सकते हैं कि बेरेलास्ट भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वारेन हेस्टिंग्स थे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस थे और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली थे। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कॉर्नवालिस थे और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रथम में कोई नहीं था, द्वितीय में आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स थे, तीसरे में कौन थे, कॉर्नवालिस थे, चौथे में कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। ध्यान रखिएगा इसको। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय 80 से 84, तृतीय 90 से 92, चतुर्थ 17 से 99। प्रथम में कोई नहीं था, दूसरा में वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा में कॉर्नवालिस, चौथा में लॉर्ड वेलेस्ली। आगे पढ़ते हैं। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद की निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद की निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो है वो मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। आगे देखिए टीपू की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में होगी। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होता है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होता है। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान के राजश्री झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान के राजश्री झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी, तो शेर की तस्वीर होती थी टीपू सुल्तान के राजश्री झंडे पर। इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या है, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। 1760 में क्या होता है, वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयूरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। याद रखिएगा 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि फ्रांसीसी का बुरी तरह से हार हो जाता है वांडीवास के युद्ध में। और उसमें अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वांडीवास के युद्ध में, आयरकुट कर रहे थे। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व जो कर रहे थे आयरकुट कर रहे थे वांडीवास के युद्ध में, और फ्रांस की तरफ से कैप्टन लाली कर रहे थे। याद रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, आयरकुट, और फ्रांस की तरफ से कौन कर रहे थे, तो लाली कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, अब उसकी संधि किस तरह किससे युद्ध समाप्त हुआ वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो प्रथम हम लोग पढ़े थे 67 से 69, दूसरा पढ़े थे 80 से 84 आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा 90 से 92 और चौथा 1799। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के तहत समाप्त होता है।
दूसरा मैंगलोर की संधि से और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखिएगा। इसका एक और ट्रिक भी है, मामा श्री से आप याद रख सकते हैं, मामा श्री। तो पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 67 से 69 हुआ था, और 69 में जो है मद्रास, देखिए मामा श्री तो मद्रास की संधि, मौ से फिर मैंगलोर की संधि, श्री से श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऐसे याद रख सकते हैं। मौ से पहले मद्रास, फिर मौ से मैंगलोर, फिर श्री से श्रीरंगपट्टनम। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से 1769 ईस्वी में समाप्त हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था 1784 में, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो चैप्टर नंबर 42 भी खत्म हो गया। अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 43 के तरफ चलते हैं, सिख एवं अंग्रेज। 2 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सिख एवं अंग्रेज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का जो श्रेय जाता है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जी को जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी, उन्हीं को जाता है सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय। किसे जाता है, तो गुरु नानक को। ध्यान रखिएगा, गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए, सिख कहलाए। और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक जी जो थे ये बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। उसके बाद 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक जी को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। कब, तो 1496 ईस्वी में। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए, और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। संगत होता था धर्मशाला और पंगत होता था लंगर, इन्होंने गुरु नानक जी ने स्थापित किए। गुरु नानक गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए, और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन क्या होते थे, मिलते थे वहां पे। अब देखिए, गुरु नानक जी की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो गुरु नानक जी की मृत्यु जो है करतारपुर में मृत्यु हो गई थी गुरु नानक जी की। तो फिर से देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक जी ने किए थे। प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक जी थे, और गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाए, सिख कहलाए। और ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। और 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक जी को जो है आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ, और गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहाँ पे वे प्रतिदिन मिलते थे। और गुरु नानक का 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक जी के बाद जो है गुरु अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु हुए। कौन, सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए, तो गुरु अंगद हुए। और इनका प्रारंभिक नाम जो था वो लहना था। पूछता है क्वेश्चन, इसको भी नोट करिएगा कि गुरु अंगद के प्रारंभिक नाम क्या था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था, तो लहना था। या ये पूछता है कि किस सिख गुरु का नाम लहना था, तो गुरु अंगद का नाम जो था वो लहना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने गुरु अंगद के बात हो रहा है कि गुरु अंगद ने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। गुरु नानक जी जो लंगर व्यवस्था शुरू किए थे, उनको क्या हुआ, गुरु अंगद जी ने क्या किया, व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि गुरुमुखी लिपि का पूछेगा कि आरंभ किसने किया था, तो ये किया था गुरु अंगद जी ने, जिसका प्रारंभिक नाम क्या था, लहना था। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया, गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया, गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु हुए अमरदास। याद रखिएगा, सिखों के तीसरे गुरु हुए अमरदास। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए।
हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। सिखों के तीसरे गुरु होते हैं अमरदास, और इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए जिसमें हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट किया। अकबर जो है वो अमर पूछेगा कि किससे भेंट किए थे जाके, तो अमरदास से। कहाँ पे, तो गोविंदवाल जाकर भेंट की। और गुरु की पुत्री थी बीबी भानी, अमरदास की पुत्री थी कौन, तो बीबी भानी थी। गुरुपुत्री को कई गांव दान में दिए किन्होंने, तो अकबर ने। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। अमरदास जो है 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास जो है, बीबी के पति रामदास जो है 1574 से 81 सिखों के चौथे गुरु हुए। याद रखिएगा, पहले गुरु कौन हुए, गुरु नानक हुए, दूसरे कौन हुए, अंगद हुए, तीसरे कौन हुए, अमरदास हुए, और चौथे कौन हुए, बीबी के पति जिन्होंने बीबी भानी, जिनको कि अकबर ने जो है कई गांव दान में दिए थे, उन्हीं के पति थे कौन, रामदास। तो रामदास ने सिखों के चौथे गुरु हुए। याद रखिएगा, चौथे गुरु कौन हुए, रामदास। तीसरे गुरु कौन हुए, अमरदास। दूसरे गुरु कौन हुए, गुरु अंगद। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक। अकबर ने बीबी की भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। अकबर जो है बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी, और गुरु रामदास जो है इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। याद रखिएगा, रामदास जो थे वो बीबी भानी के पति थे, और बीबी भानी को अकबर जो है 500 बीघा भूमि दान में दिए थे। तो यही भूमि पर जो है, जो 500 बीघा भूमि अकबर ने दिए थे बीबी भानी को, तो उसी भूमि पर रामदास जो है एक अमृतसर जलाशय का अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना का श्रेय किसे है, तो रामदास। पूछेगा कि बताइए कि अमृतसर की नगर की स्थापना किसने किया था, तो रामदास ने किया था। और अमृतसर नामक जलाशय कौन खुदवाया था, तो वो भी रामदास ने, और अमृतसर नगर की स्थापना भी रामदास ने। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। आगे है, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, और इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु पद को क्या हुआ, पैतृक बनाया किन्होंने, रामदास ने। पद सौंपा किसको, तो पद सौंपा अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी तरह गुरु अर्जुन जो है सिखों के 5वें गुरु हुए। अब ध्यान दीजिएगा, गुरु अर्जुन जो है, गुरु अर्जुन देव, ये सिखों के 5वें गुरु हुए। तो फिर से बताइए, पहले गुरु कौन थे, तो पहले गुरु थे गुरु नानक जी। दूसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद जी। तीसरे गुरु कौन थे, अमरदास जी। चौथे गुरु कौन थे, रामदास जी। 5वें गुरु कौन हुए, तो गुरु अर्जुन। याद रखिएगा, मेरे साथ याद करते जाइए। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद जिसका प्रारंभिक नाम लहना था, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां गुरु अर्जुन देव। अब देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए, और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने आदि ग्रंथ की रचना की थी, तो आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने की थी। और इसमें गुरु नानक के प्रेरणा पद, प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। किसमें, तो आदि ग्रंथ में। अब देखिए नोट में, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रविदास की रचनाओं का भी सम्मिलित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा भी गया था कि बताए कि कौन से ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है, तो वो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, जिनकी रचना किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। आगे देखिए, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। तो पूछेगा कि हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि गुरु अर्जुन को किसने मरवा दिया था, तो जहांगीर ने मरवाया था। गुरु अर्जुन को किसने मरवाया था, जहांगीर ने। क्यों मरवाया था, तो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। आगे है, सिखों के 6ठे गुरु कौन थे, तो गुरु हरगोविंद बने। सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। तो सिखों के 6ठे गुरु कौन हुए, तो गुरु हरगोविंद हुआ। सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद होते हैं। पहले कौन थे, गुरु नानक। दूसरे कौन थे, गुरु अंगद। तीसरे कौन थे, अमरदास। चौथे कौन थे, रामदास। 5वें गुरु अर्जुन और 6ठे हरगोविंद। गुरु हरगोविंद 6ठे गुरु हुए, और इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का ईश्वर के सिंहासन
ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। किन्होंने? तो छठे गुरु हरगोविंद जी ने। चलिए आगे देखते हैं, गुरु हरगोविंद के बारे में पढ़ते हैं। तो गुरु हरगोविंद जो थे ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। गुरु हरगोविंद 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। किन्होंने? तो गुरु हरगोविंद ने। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। कभी कभी पूछता है कि अमृतसर की किलेबंदी किन्होंने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने। याद रखिएगा, अमृतसर की किलेबंदी किन्होंने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने किया था। उसके बाद सिखों के 7वें गुरु हुए हरराय। सिखों के 7वें गुरु हुए हरराय हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद कौन दिए थे? तो सिखों के 7वें गुरु थे कौन? हरराय। आगे देखिए, सिखों के 8वें गुरु हुए हरकिशन। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन, और इनकी मृत्यु जो है चेचक से हो गई थी। पूछेगा कि कौन से सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो हरकिशन। और हरकिशन 8वें, सिखों के 8वें गुरु हुए हरकिशन, जिनकी मृत्यु की चेचक से हो गई। और इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था, और औरंगजेब को जाके इन्होंने दिल्ली में समझाया था। किन्होंने? तो हरकिशन ने, जो कि सिखों के 8वें गुरु थे। आगे है, सिखों के 9वें गुरु हुए तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? तो सिखों के 9वें गुरु हुए तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 9वें गुरु होते हैं तेग बहादुर, और इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो इसीलिए औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारा में मरवा दिया। तो गुरु अर्जुन को किसने मरवाया था? जहांगीर ने। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव को मरवाया था किन्होंने? जहांगीर ने। और तेग बहादुर को किन्होंने मरवाया? तो औरंगजेब ने। दोनों याद रखिएगा, तेग बहादुर को मरवाया था औरंगजेब ने, और गुरु अर्जुन देव को मरवाया था जहांगीर ने। आगे देखिए, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। पूछता है कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, और इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। पूछता है, ये क्वेश्चन है कि अपने आप को सच्चा पातशाह किन्होंने कहा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा, और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में जो है सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। किन्होंने? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा, और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कक्कर और कड़ा रखने की अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। किन्होंने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो था, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? तो आनंदपुर साहिब था। पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था, एवं कार्यस्थली जो था ये पावता था। कभी कभी कार्यस्थली पूछता है गुरु गोविंद सिंह का, याद रखिएगा, तो पावता होगा। और गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो था वो आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जाफरनामा लिखे। पूछेगा क्वेश्चन सबसे पहले कि फारसी में जाफरनामा किन्होंने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में, किसमें? फारसी में जफरनामा लिखे थे। तो फारसी में जफरनामा किन्होंने लिखे थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने। और इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। याद रखिएगा, इनके 2 पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। और याद रखिएगा कि ये फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने जो है दीवार में चुनवा दिया था। और इन्हीं के शहादत को याद करने के लिए जो है 26 दिसंबर को हर साल जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है 26 दिसंबर को, इन्हीं की शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यही फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिन्होंने कि सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान जो है दीवार में चुनवा दिया था, इन्हीं के शहादत को याद करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इतना याद रखिएगा। आगे है 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसका डेट ईस्वी पूछता
पूछता है कि खालसा, सबसे पहले खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने जी किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। कब किया तो खालसा पंथ की स्थापना, तो 1699 में। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। याद रखिएगा कि पाहुल प्रणाली भी पूछता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किन्होंने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। और खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। तो इसको भी याद रखिएगा, आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किन्होंने दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था और वर्तमान रूप जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या किन्होंने किया, 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया। आगे देखिए, उसके बाद आता है बंदा बहादुर। देखिए बंदा बहादुर इसका जन्म जो है 1670 ईस्वी में पूछ जिले के रजौली गांव में हुआ था और इसके बचपन का नाम जो था लक्ष्मण दास था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था, तो लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण दास था। और इनके पिता जो थे वो रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। लक्ष्मण दास थे, इनके बचपन का नाम बंदा बहादुर का, और इसके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। बंदा का जो उद्देश्य था वो पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़ को राजधानी बनाया और इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए बंदा बहादुर ने। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। वजीर खां जिन्होंने फतेह सिंह और जोरावर सिंह का दीवार में चुनवाया था, तो बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार थे वजीर खां जिनकी हत्या कर दिया किन्होंने, बंदा बहादुर ने। और मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर जो है पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। तो फर्रुखसियार के आदेश पर जो है बंदा बहादुर के नांगल नामक स्थान पर मृत्यु हो जाता है, मार दिया जाता है। आगे देखिए शहादरा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। शहादरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। ठीक है, शहादरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से, शहादरा किस नाम से विख्यात है, तो शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। आगे देखिए, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का जो है दल खालसा में विलय हुआ। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है दल खालसा को, एक सेकंड रुकिए। देखिए, दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया। पूछता है कभी कभी कि दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया, तो दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया और इसे मिसल कहा गया। क्या कहा गया, मिसल। और मिसल जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। जिसका अर्थ क्या होता है, समान होता है। अब देखिए रंजीत सिंह का जो जन्म है गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। रंजीत सिंह आते हैं, तो रंजीत सिंह का जो जन्म है वो गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को, तो सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे कौन, महासिंह के यहाँ हुआ था। और इनके दाता जो थे रंजीत सिंह के, वो चरत सिंह 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख स्थान दिला दिया। इनके जो दादा थे चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। आगे 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। लाहौर का शासक कब बना, 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच जो है अमृतसर की संधि हुआ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि अमृतसर की संधि कब हुई, तो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, याद रखिएगा। रंजीत सिंह के राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह के राज्य जो है 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। आगे देखिए, महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री जो है
महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ थे। इसको भी नोट करिएगा, कभी कभी पूछता है कि महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन और वित्त मंत्री कौन थे महाराजा रंजीत सिंह के, तो दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये 2446 दरोगा का क्वेश्चन है पीटी का, याद रखिएगा। ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था पूछा था, तो 1845 से 46 में। एसआई का क्वेश्चन है 2446 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। प्रथम सिख युद्ध आंग्ल सिख युद्ध का हुआ था 1845-46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में हुआ था। अब देखिए अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के बारे में। पहला है लाहौर की संधि, ये हुआ था 9 मार्च 1846 को। लाहौर की संधि कब हुआ था, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुआ था। आगे देखिए भैरावल की संधि 22 दिसंबर 1846 को। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास जो है पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। आगे है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई जो है वो चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात की चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह से क्या हुए, पराजित हुए। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय जो है अंग्रेजी राज में कर लिया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन 1275 इस बार के एसआई वाले में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ याद रखिए, देख लीजिए स्पष्ट आप लोग देख लीजिए। एसआई में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने पूछा था कि पंजाब के विलय के बारे में पूछा था, तो 29 मार्च 1849 को जो है लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के बाद जो है संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया था। इस बार 1275 दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो था, कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। इतना याद रखिएगा। और इस तरह से इस चैप्टर खत्म हुआ। आज हम लोगों ने 3 चैप्टर को डिस्कस किया। आगे अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और लोगों के पास जाए और हम लोग की लुसेंट सीरीज से जुड़ सके। लुसेंट काफ़ी ही अच्छा बुक है। इस बार दरोगा 1275 में भी देखने को मिला है 60+ क्वेश्चन अकेले लुसेंट से मिला है। अभी भी देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन मिलता है हम आप लोग को बताते चलते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इसमें पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट करते चलिए। तो इसलिए लुसेंट बहुत अच्छा बुक है वनडे एग्जाम के लिए। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए मेरे साथ लुसेंट सीरीज में जुड़ के। इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यार दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।